हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम 9th और 10th वाले बच्चों के लिए लेकर आए हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से। तो चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम हेडिंग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी एक एक करके सीखते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, फिर इंटरोगेटिव। अगर इकट्ठा पढ़ाने की कोशिश या पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उस तरीके से हमारे जो कंसेप्ट क्लियर होने होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए आप हेडिंग करिए अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? साधारण। अफर्मेटिव मतलब क्या था? साधारण। और सेंटेंस का मतलब सीधी सी बात है, वाक्य है ना, साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझना होगा। तो एक्टिव वॉइस सबसे पहले समझिए कि आप जो टेंस में अनुवाद पढ़े थे, अर्थात वो एक्टिव वॉइस अर्थात जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, उसकी संरचना किस तरीके से होता है, अर्थात उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो चलिए एक्टिव वॉइस में आपको बता दें, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर होता है, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। ऑब्जेक्ट होता है, अगर कोई शब्द अदर वर्ड के रूप में बच जाता है तो उसको वर्ब के बाद लिख देते हैं, ठीक है। अब अगर आप किसी भी संरचना सूत्र की, यानी कहने का मतलब किसी भी स्ट्रक्चर का अगर आप पैसिव वॉइस बना लेते हैं तो उससे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो भी वाक्य होते हैं, उसका पैसिव वॉइस बनाने में समस्या नहीं होती है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसमें तरीके वही है जो आपको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया है। ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही आप ऑब्जेक्ट लाएंगे सब्जेक्ट जगह, सब्जेक्ट ही मान लीजिए उठ के जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार थी और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। इज, एम, आर। फिर इसके बाद जैसे ही वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाएंगे, अर्थात आपको पता होगा कि पैसिव वॉइस में सदैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है। जैसे ही थर्ड फॉर्म बनाएंगे, अगर कभी आपको सूत्र भूल जाए, यानी क्या होगा, कैसे होगा, तो बस इतना याद रखना कि सब्जेक्ट जगह पे ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट जगह सब्जेक्ट जाएगा, और मैं बाकी बता रहा हूँ कैसे। इज एम आर जैसे यहाँ है कंटिन्यूअस में, वैसे यहाँ भी इज एम आर रहेगा। जब आप वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना शुरू करेंगे तो बी एक ऐसा शब्द होता है जो यह बताने के लिए आता है कि वहाँ पर ये जो वर्ब थर्ड फॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे कौन से फॉर्म में है, ठीक है, कंटिन्यूअस में। तो ये आता है आईएनजी लेकर, अर्थात क्या हो गया? बीइंग। मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर हम पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं कंटिन्यूअस का, तो वहाँ पर बी का काम होता है वर्ब में जो आईएनजी फॉर्म होता है, यानी जो आईएनजी होता है उसको बताने के लिए आता है। अर्थात हमारी संरचना सूत्र पैसिव वॉइस की कुछ इस तरीके से तैयार हो जाती है। किस तरीके से कि ऑब्जेक्ट है, फिर इज एम आर, फिर बीइंग है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए। जैसे कोई भी एग्जाम्पल है कि ही दिया ना, ही इज प्लेइंग द मैच, मान लीजिए इतना दिया है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ही क्या आपका सब्जेक्ट है, इज एम आर में इसको एक हेल्पिंग वर्ब हो गया, यहाँ पर प्लेइंग आपका मुख्य क्रिया हो गया, द मैच आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ लाना? सब्जेक्ट की जगह पे। कहाँ लाना? सब्जेक्ट की जगह पे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? द मैच, क्या हो जाएगा? द मैच। अब द मैच के अनुसार आप देखेंगे कि इज एम आर क्या, तो यहाँ पर सब्जेक्ट अनुसार था, लेकिन यहाँ पर आया हुआ वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैच के अनुसार क्या हो गया? इज हो गया। जैसे ही इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हुए आगे बढ़ते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर भी भागता हुआ मान लीजिए प्रैक्टिकली समझिए कि वो भागता हुआ आया, क्या बता रहे? अरे भाई वहाँ पर वो आईएनजी के रूप में था। अर्थात आप समझ गए, अगर हम बीइंग का प्रयोग नहीं करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म डायरेक्ट अगर लिख देते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह हो जाता है। तो इस बात को याद रखना, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब ये मान लीजिए कि वही वाली है इज एम आर,
ही है, कॉन्टिन्यूअस ही वाली है, लेकिन यहाँ पे फर्क इतना है कि वर्ब के थर्ड फॉर्म बनाने से पहले बी आएगा आईएनजी लेकर, अर्थात बीइंग लिखा जाएगा। ठीक है, और बाई लगा के यहाँ पे सब्जेक्ट। हमने इसके बारे में प्रेजेंट इंडेफिनिट जब आपको पढ़ा रहे थे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ा तो पूरी तरीके से आपको हमने बताया कि अगर ही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम। ठीक है, आप अगर एक भी वीडियो मिस नहीं करते हैं तो आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में समस्या नहीं होगी। इसलिए अगर चाहते हो कि बेहतर आपको पढ़ाई मिल सके तो आप हमसे बराबर जुड़े रहिए। अगर आप जुड़े रहते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कतें और समस्याएं नहीं होगी, नहीं बार बार फिर आपको कन्फ्यूजन होगा कि इसका क्या होगा उसका क्या होगा, है ना। चलिए, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का अगर एक्टिव वॉइस हो तो उसका पैसिव वॉइस आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए बाय द वे अगर इसका निगेटिव हो जाए, तो अगर निगेटिव सेंटेंस होता है तब किस तरीके से करते हैं, तो आपको बता दें अगर निगेटिव सेंटेंस होता है तो उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपने समझने के लिए अर्थात निगेटिव सेंटेंस हेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसका जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो किस तरीके से होता है, तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आपका इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो प्रयोग किया जाता वो होगा, फिर इसके बाद यहाँ पर नॉट का प्रयोग हो जाएगा, फिर इसके बाद आप देख रहे होंगे कि वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है अर्थात वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है वो लिखा जाएगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर और वहाँ यानी अफर्मेटिव और निगेटिव में कंपेयर करिए तो सब कुछ वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है, सिर्फ फर्क है तो इज एम आर के बाद नॉट है, इज एम आर के बाद नॉट है। तो आपको करना कुछ नहीं, जब कभी अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना पड़े तो करेंगे क्या, रूल यही कहता है कि भाई सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। चलिए, ऑब्जेक्ट आ गया, जो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है वही इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी हो जाएगा, वही हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, यहाँ भी हो जाएगी। तो यहाँ पर जिस तरीके से नॉट दिया उसी तरीके से यहाँ भी नॉट हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है बनाने में। देख रहे हैं आप क्या करना पड़ा, सिर्फ सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट लाना पड़ा और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ले जाना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब वही है, नॉट वही है, एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकली समझिएगा कि सब कुछ वही है। जैसे ही हम वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाएंगे वैसे ही बी मान लीजिए आ गया आईएनजी बताने के लिए कि इसके साथ वहाँ आईएनजी था, अर्थात कॉन्टिन्यूअस को दर्शाने के लिए बीइंग ही आता है। और अगर बीइंग ना आए तो आप समझ सकते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह हो जाता है। समझ में आई बातें, करना कुछ नहीं है, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट लाना, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ले जाना है। अर्थात आप अपने तरीके से, अपने भाषा में, अपने अर्थ में, अपने माइंड के हिसाब से अपने माइंड में ये फीड कर सकते हो कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें इज एम आर प्लस बीइंग हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन कभी निगेटिव बनेगा तो आपको हमने इसके पहले भी कुछ ऐसी बातें बताई है कि अगर दो से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब होते तो पहले वाले ही हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, अर्थात पहले वाला ही हेल्पिंग वर्ब पूरा हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। ठीक है, और अगर उस तरीके से ना समझो तो प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, नॉट भी उसी तरह रहेगा, और यहाँ पे वर्ब का जैसे ही थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो उससे पहले बी आएगा आईएनजी लेकर, अर्थात बीइंग। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे कोई एक्टिव वॉइस में दिया है क्वेश्चन, सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गीत नहीं गा रही है ना, हिंदी नहीं आ रही है मान लो तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, सीधा से आप थोड़ा से अगर कन्फ्यूजन में है कि यार ये सब्जेक्ट तो है ऑब्जेक्ट कौन है, तो हमने कहा बिल्कुल एकदम आराम से प्यार से मिलाते हुए जाएंगे, लगेगा कि यार ये वर्ब एक ही बात लगेगी यही ऑब्जेक्ट है ना। अगर कभी बिल्कुल भी आपको ना समझ में तो आप इस तरीके से एक्टिव वॉइस वाले संरचना सूत्र से मिलाओगे, तो आप जैसे ही मिलाओगे देख रहे ना आईएनजी फॉर्म, तो इसे ही आपको पता चले मतलब यह ऑब्जेक्ट है, यह आएगा इसकी जगह पे सब्जेक्ट की जगह पे, तो क्या हो जाएगा आ सॉन्ग,
है ना। हमने क्या कहा कि जैसे ही यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा इज एम आर, उसी तरीके से वो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होगा। लेकिन इसमें भी लोगों को यानी कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पर इज है तो यहाँ भी इज रहेगा क्या, यहाँ पे आयम है तो यहाँ भी आयम रहेगा क्या, यहाँ पे आर है तो यहाँ भी। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इज एम आर में से कोई अगर है तो यहाँ भी इज एम आर में से कोई होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार है। मान लीजिए अगर मान लीजिए यहाँ पे मी होता, यहाँ पे आई होता, तो क्या इज लिखते, क्या तब क्या लिखते हैं, एम लिखते ना। अगर मान लो यहाँ पे कोई बहुवचन वाला होता नाउन, तो यहाँ पे क्या लिखते, इज लिखते, कहा आर लिखते ना। तो इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग है तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये मत सोचना कि ये इज है तो ये भी वही इज है, तो ये वही इज नहीं है, मतलब हेल्पिंग वर्ब वही है इज एम आर, ठीक है। लेकिन याद रहे यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार है। इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाए, बोले सर जी तो इसी तरीके से बताए थे, ठीक है। चलिए, तो नॉट जिस तरीके से दिया हेल्पिंग वर्ब के बाद उसी तरीके से नॉट लिख लेंगे। यहाँ पर जैसे ही वर्ब का हम थर्ड फॉर्म बनाना शुरू करेंगे, आप जैसा कि देख रहे हैं वैसे ही उससे पहले बीइंग आ गया, मतलब बी आ गया आईएनजी लेकर के, तो सिंगे सहेंगे संगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई। अब सी का क्या होता है, हर, सी का क्या होता है, हर, ठीक है। समझ में आई बातें। तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमने आपको एकदम बेहतर प्रैक्टिकली आपको बताया कि ये इसकी जगह पाएगा और उसकी जगह जाएगा। जैसे ही यहाँ पर इसके अनुसार इज एम आर है वैसे यहाँ भी इसके अनुसार इज एम आर होगा। इसके बाद जैसे यहाँ नाट लगा वैसे यहाँ भी नाट लगा है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर जैसे थर्ड फॉर्म बनाएंगे वैसे ही बी आएगा आई एन जी लेकर के, सेम देखो उसी तरीके से हमने किया, कोई समस्या नहीं हुई हमें, है ना। तो आपको भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, यानी एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें यस या नो टाइप क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है ना। तो सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर समझेंगे। तो आपको बता दें सबसे पहले इज, एम, आर, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म अर्थात वर्ब में आईएनजी फॉर्म, यानी आईएनजी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन याद रहे यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं होगा, क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है, वाक्य लास्ट में। और वैसे भी इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में वो चाहे हिंदी वाक्य हो और चाहे इंग्लिश वाक्य हो, उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क ही होता है। इसका हम पैसिव वॉइस बनाएं तो कैसे बनेगा समझना ध्यान से, बिल्कुल एकदम आसान है, ठीक है। जिस तरीके से इसके अनुसार इज एम आर है उसी तरीके से यहाँ भी इज एम आर होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट की जगह पे। तो ऑब्जेक्ट के ही अनुसार यहाँ पर पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है। तो यहाँ पर देखिए रूल वही है, ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट जगह पे, ये मान लीजिए चला गया, इसके अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब, इसके अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब। जैसे ही वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाएंगे, आप अपने माइंड में ये सेव कर लो कि बी आएगा क्या बताने, आईएनजी बताने। इतना अगर सेव कर लेते हो तो अपने आप जो इसका सूत्र होता है पैसिव वॉइस बनाने का जो तरीका होता है वो अपने आप तैयार हो जाएगा, कुछ करने की और याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ इसको कैसे याद करें, एक्टिव वॉइस में इज एम आर होता प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर बीइंग होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो कब तक कैसे याद करते रहोगे, ठीक है। एकदम प्रैक्टिकली पढ़ो कि जिस तरीके से यहाँ पे इज एम आर है उस तरीके से यहाँ भी इज एम आर है, फर्क इतना है कि सब्जेक्ट अनुसार है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे ही बनाएंगे तो उससे पहले भी आएगा इसका आईएनजी रूप बताने के लिए, बस, कोई दिक्कत। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल आता है, ठीक है। जैसे आया कि आर यू डूइंग योर वर्क, क्या आप अपना काम कर रहे हैं, है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि यार ये क्या है, ये मार है, ये सब्जेक्ट है, ये आपका लगता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म है यानी आईएनजी फॉर्म है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये का अदर वर्ड है। नहीं, एक चीज़ ये भी जानते रहना, कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव वाला होगा शब्द उसके बाद 100% नाउन होता, अर्थात ये सदैव
साथ ही होंगे, अर्थात साथ होने के साथ साथ ये एक वचन भी होंगे, ये भी आप जानते रहिएगा। ठीक है, हमारे पिताजी, तुम्हारे पिताजी, हमारा काम, उसका काम, इसका काम, कुछ भी होगा, इसे अगर दिया हो तो ये मान लेना पॉजेसिव वाला जो वर्ड होता है जिसको एडजेक्टिव पॉजेसिव बोलते हैं, जैसे माई है, आवर है, हिज है, हर है, दियर है, योर है ना, ये सारे चीज़ों के बाद 102% नाउन का होना निश्चित माना जाता है। जो प्रोनाउन पॉजेसिव होता है जैसे माइन है, आवर्स है, इनके साथ नाउन नहीं होता क्योंकि वो प्रोनाउन पॉजेसिव है। ठीक है, हाँ, तो इस बात को भी आप जानते रहिएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये है, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ लाएंगे? सब्जेक्ट की जगह पर। तो हमने इसके पहले भी बताया था कि आप अगर इंट्रोगेटिव है तो आप भाई कैसे समझेंगे कि इसके अनुसार तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैसे पता चले कि ये लगेगा, एम लगेगा, लगेगा। तो जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं लाएंगे तब तक, है ना। तो आप लाने से पहले सोचो कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर किस वचन में रहा होगा, यानी कौन सा इसका नंबर, एक वचन है कि बहुवचन, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पर हम पहले लाने से पहले सोच लेते, अच्छा योर वर्क मतलब एक वचन है, क्या है? एक वचन है। तो एक वचन के अनुसार क्या हो जाएगा? इज है। अब ये मत सोचना कि यू के अनुसार आ लगा तो यहाँ पे योर के अनुसार कैसे इज लग गया, नहीं। हमने कहा ना पॉजेसिव, एडजेक्टिव पॉजेसिव अगर आएगा तो नाउन के साथ सदैव आएगा, अगर नाउन के साथ सदैव आता है तो सदैव एक वचन माना जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप 4 भाई 6 भाई है, लेकिन अगर बोला गया कि मेरा भाई तो माई ब्रदर, एक वचन में, ना कि तुम्हारा, वो जो वर्ड है उसके अनुसार समझिए। अब आप 4 है, कोई 5 है, कोई 6 है, कोई 2 है, कोई 3 है, तो अब क्या करेगा? वहाँ पर बहुवचन लगाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इज योर वर्क। तो हमने देखा ऑब्जेक्ट को लाया यहाँ पे और ऑब्जेक्ट के अनुसार ही जयमाल लगा। इसके बाद आप देखेंगे ये इसकी जगह पाया, ये इसकी जगह पाएगा, बचा बीच में वर्ब। तो वर्ब में आईएनजी है तो आईएनजी फॉर्म में, तो सीधी सी बात है बी पहले आएगा बताने के लिए, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो डू, डिड, डन, थर्ड फॉर्म हो गया, है ना। अब इसके बाद अगर कोई और शब्द बच जाता लिख देते, नहीं बचा है तो बाई लगा के यू, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि यही लिखा गया, इसका ऑब्जेक्टिव केस है। तो इस तरीके से ये आपका एक्टिव में था और ये हमने क्या किया? पैसिव बनाया। अगर बाय द वे कभी मान लीजिए कि इसी का अगर निगेटिव दे दें तो चलो देखते थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते। ठीक है, जैसे मान लीजिए इज सी नॉट ड्रिंकिंग वाटर, क्या वह पानी नहीं पी रही है? हिंदी नहीं आती, मारो गोली हिंदी को, जाने दो, आओ चलो रूल से समझो। तो समझो ये क्या है? सब्जेक्ट है। अब ध्यान देना, ये सब्जेक्ट है, तो जो जहाँ है वैसे रहेगा, सिर्फ बदलता है कौन स्थान, कौन अपना स्थान बदलता है? ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट और सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो आप ऐसे भी मिला सकते हैं, जो हमारे में कोई है, ये क्या है? सब्जेक्ट है, ये क्या है? नॉट आ गया, कोई बात नहीं, पढ़ा है जहाँ पढ़ा, ये क्या है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, नहीं आईएनजी वाला फॉर्म, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। हमें ऑब्जेक्ट चाहिए बस। बीच में कौन सा शब्द बचा है, कौन पढ़ा है, कहाँ है, कैसे है, इससे मतलब नहीं, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट को कहाँ लाना है? सब्जेक्ट जगह। ऑब्जेक्ट को कहाँ लाना है? सब्जेक्ट की जगह। कहाँ लाना है? सब्जेक्ट जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पे, है ना। तो वाटर कहाँ आएगा? सी की जगह पे। कहाँ आएगा? सी की जगह पे। तो सी के अनुसार ही है, तो वाटर के अनुसार क्या है? वाटर क्या है? अब भाई एक गिलास हो, चाहे एक बाल्टी, चाहे एक ड्रम हो, पानी तो पानी है, न एक वचन न तो बहु। अब अगर आप सोचे कि एक वचन है ना हो पाँच वचन, सीधी सी बात है, वो एक वचन ही है, चाहे वो 100 ग्राम हो, चाहे 100,000 किलो कुंटल ग्राम, उससे नहीं मतलब। ठीक है, कोई भी पेय पदार्थ होता है वो सदैव एक ही वचन में होता है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज है, फिर यहाँ पे क्या हो गया? वाटर। तो हमने ऑब्जेक्ट को लाया कहाँ? सब्जेक्ट की जगह पे, और सब्जेक्ट उठ के चला जा रहा, जाने तो कोई बात नहीं, है ना। तो अब नकल करो थोड़ा से कि इसे मार उसी तरह, इसे मार उसी तरह, है ना। ऑब्जेक्ट जगह पे, सॉरी सब्जेक्ट जगह पे ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद आप देख रहे हैं, इसके बाद कोई भी शब्द बचा है, पढ़ा है, जो जैसे नाट है और कुछ भी हो, उससे मतलब नाट हो न हो, यानी कौनो भी, यानी कोई भी शब्द हो, पढ़ा है, पढ़ा रहने दो, हमको सिर्फ वर्ब पे फोकस करना, मुख्य क्रिया पे, मुख्य क्रिया। ओके, और यह सब्जेक्ट और मुख्य क्रिया भी जो कुछ भी लिखा हो, लिखा है, लिखा रहने दीजिए, हमको वर्ब पे फोकस करना, मुख्य क्रिया पे। मुख्य क्रिया पे फोकस करते हैं तो हम यहाँ पे जैसे ड्रिंक का हम थर्ड फॉर्म बनाना चाहते हैं तो बी आ जाता है भैया, आईएनजी लगा रहा था, यानी आईएनजी इसके साथ था, यानी आईएनजी वाला फॉर्म है। कोई बात नहीं, आए हो बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। इसके बाद सब्जेक्ट उठ के मान लो जा रहा है, यहाँ पर आया बाई, बाई इसी का क्या होता है? हर। तो आपको बता दें, आपको कभी भी अगर कुछ ना समझ में कहाँ क्या रखे तो कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पे जमार वैसे यहाँ भी जमार, ठीक है।
अब जैसे यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाने से पहले भी, वैसे यहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाने से भी अगर इनके बीच में कोई भी वर्ड आपको दे दे, आप उसको उसी तरह लिखा रहने दीजिए। अर्थात आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है में अगर यस या नो टाइप क्वेश्चन हो, चाहे आपका WH टाइप क्वेश्चन है, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कोई भी किसी भी तरह का वाक्य होगा, अगर वहाँ पर कभी एक्टिव वॉइस निगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी निगेटिव होता है। अर्थात सब्जेक्ट के बाद जैसे यहाँ नॉट है वैसे भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद नॉट रहेगा। अर्थात इसका जगह एकदम फिक्स है, ये कहीं नहीं उठ कर जाता है। ठीक है, बशर्ते सब्जेक्ट जगह पर ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट चला गया, वो अपनी जगह पे लिखा है। ठीक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद। चलिए अब इसका पढ़ते हैं WH टाइप क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं WH टाइप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, संरचना सूत्र कैसे होती है। अब इसको जब तक समझेंगे नहीं तब तक आपको कैसे पता चलेगा, है ना। तो सबसे पहले आपको बता दें, अगर WH टाइप क्वेश्चन का कोई वाक्य होता है तो उसकी स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से होती है। और हम क्या पढ़ रहे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की चर्चा होगी। इसके बाद है हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज है, आई एम है, आर होगा। फिर इसके बाद सब्जेक्ट है, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर अदर वर्ड आता है तो उसको वर्ब के बाद लिखा रहने दीजिए। ठीक है, चलिए अब अगर इसका पैसिव वॉइस, हमने इसके पहले भी कहा, ये अगर आप स्ट्रक्चर का पैसिव वॉइस बना लेते हैं, यानी संरचना सूत्र का पैसिव वॉइस बना लेते हैं, अर्थात किसी भी फार्मूले का अगर पैसिव वॉइस आप बना लेते हैं तो आपको किसी भी क्वेश्चन का पैसिव वॉइस बनाने में समस्या नहीं होगी। तो आपको बता दें WH टाइप क्वेश्चन में क्या है, जो क्वेश्चन वर्ड होता है जहाँ वो वही होता है। हेल्पिंग वर्ब आप देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पे इज़ेमार है उसी तरीके से यहाँ पे इज़ेमार होगा। फर्क इतना ही होगा कि सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट चला जाता है। अर्थात यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होता है हेल्पिंग वर्ब। और वर्ब का जो मुख्य क्रिया है उसका थर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो आपको हमने एक बार नहीं कई बार बताया कि वहाँ पर भी आता है ING फॉर्म लेकर के। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। और दूसरे एंगल से अगर आप समझना चाहें तो ये भी समझ सकते हैं कि बीइंग अर्थात बी अर्थात बीन अर्थात बी का कोई भी रूप होगा वो मुख्य क्रिया को छोड़कर कहीं नहीं जाता था, मुख्य क्रिया के ठीक पहले ही लिखा जाता है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई वाक्य दिया है, ठीक है, कोई वाक्य दिया है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए दिया है कि वाई आर यू लर्निंग योर लेसन, तुम अपना पाठ क्यों याद कर रहे हो। कोई बात नहीं, हिंदी नहीं आती, आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए एकदम सिंपल तरीका है, जो क्वेश्चन वर्ड जहाँ लिखा रहेगा वह क्वेश्चन वर्ड वहीं पर लिखा रहेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन वर्ड जहाँ लिखा है वो क्वेश्चन वर्ड वहीं पर रहेगा। तो ये क्वेश्चन वर्ड वाई जहाँ है वहीं रहेगा। फर्क इतना है कि इसके अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नकल करिए, सब्जेक्ट है, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट वाला पर्सन है, यानी शब्द है। ठीक है, इसको जब लाएंगे तो हम अभी आपको जस्ट बता चुके हैं कि कोई भी एडजेक्टिव पॉजेसिव होगा उसके बाद 100% नाउन होता है। और उसके साथ साथ हमने आपको ये भी अभी जस्ट बताया कि ये सदैव एक वचन में होते हैं। तो योर लेसन के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा, एज है, क्या हो जाएगा, एज है। तो देख रहे हैं आप सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ चुका है, ऑब्जेक्ट आ चुका है। ठीक है, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होता है तो उससे पहले बी आता है ING बताने के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से बीइंग है। अब यहाँ पे आप चाहे लर्नड कर दो चाहे लर्नड कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों तरीके थर्ड फॉर्म होगा। फिर इसके बाद बाई लगा के सब्जेक्ट लिखना है तो यू का यू ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता दें कि वाई व्हाट वेयर हाउ व्हेन आदि जैसे क्वेश्चन वर्ड को छोड़ करके कभी अगर हु को प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, यानी हु क्वेश्चन वर्ड आ जाए, तब आप कैसे उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। आइए चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से। ठीक है, अगर कभी हु प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, हु क्वेश्चन वर्ड आ जाए, तब कैसे हम करेंगे। तो आपको बता दें कि आपने एक्टिव वॉइस में पढ़ा होगा, अगर कौन प्रश्नवाचक शब्द आता था यानी आता है तो हम अनुवाद उसका कैसे करते हैं,
उसका अनुवाद हम किस तरीके से करते हैं? अगर किसी भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य में अगर कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या आदि शब्द, प्रश्नवाचक शब्द को छोड़कर अगर कौन प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसका हम अनुवाद किस तरीके से करते हैं? उसका अनुवाद हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि हु की अंग्रेजी, यानी कहने का मतलब कौन प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हु सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हुए अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह अनुवाद करते हैं। अगर आपने अनुवाद बेहतर पढ़ा है तो आपको समस्या नहीं होगी। तो आपको बता दें एक्टिव वॉइस का इसका सूत्र, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अगर हु प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो वो उसका संरचना सूत्र होगी कैसे? वो सब्जेक्ट की जगह पर लिखा जाता है। अगर सब्जेक्ट की जगह पर लिखा गया तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन वर्ड होने के साथ साथ सब्जेक्ट के भी अर्थ में है। और दूसरी बात ये एक वचन में सदैव माना जाता है, इसलिए यहाँ पे इज एम आर नहीं बल्कि ओनली इज ही होता है वर्ब का ING फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर अदर वर्ड के रूप में कोई बचता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसका कुछ एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर इस तरीके से रहा होगा, ठीक है। और नहीं अगर आपने पढ़ा है तो हमने टेंस भी पढ़ा रखा है। आप जाकर, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जाकर के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी भी टेंस का कोई भी आप टेंस या सेंटेंस देख सकते हैं, बखूबी उसमें बताया गया, ठीक है। चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो प्रेजेंट का, चाहे वो पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे वो फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो, यानी कुछ भी हो पूरी तरीके से हमने पढ़ाने का प्रयास किया था, ठीक है। आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं इसको डिटेल्स में। अब चलिए आइए देखते हैं, अगर मान लीजिए कभी वाई वेयर वैन है हाउ प्रश्नवाचक शब्द की जगह पर हु अगर आ जाए, यानी हु क्वेश्चन वर्ड आ जाए, तब आपको कैसे करना है? तो आपको हम बता दें, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हु क्वेश्चन वर्ड होने के नाते यही लिखा जाएगा और सब्जेक्ट के भावार्थ में होने के नाते बाई क्या हो जाएगा? बाई हुम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाई हुम। क्यों? क्योंकि हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है और पॉजेसिव केस हुज होता है। इस बात को आप जानते रहिए। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है उसी तरीके से हु का ऑब्जेक्टिव हुम होता है। जैसे आई का पॉजेसिव माई होता है उसी तरीके से हु का पॉजेसिव हुज होता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको बता दें, ये हु जब तक हु है तब तक ये क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट के भी भाव में रहेगा, लेकिन जैसे ही हम इसको बाई हुम में बदल देंगे ये मात्र और मात्र क्वेश्चन वर्ड के ही अर्थ में रहेगा, अब सब्जेक्ट के अर्थ में नहीं रहेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान देना। अगर क्वेश्चन वर्ड के अर्थ में है तो थोड़ा सा आप नकल कर सकते हैं इसका पैसिव वॉइस है ना, कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड के बाद फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? इज एम आर। क्यों होगा? क्योंकि इज एम आर किसके अनुसार लगा? वाक्य में आया हुआ ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो वाक्य में आया हुआ ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर बीइंग होगा। क्यों? क्योंकि वर्ब का वहाँ पे ING फॉर्म है और तब जाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। अगर कोई शब्द बचता है तो यहाँ लिख देंगे, नहीं बचता है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। यानी अगर ये उठा लाएं, अगर यहाँ पे कुछ बच गया तो बगल में लिखा रहेगा कि नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। तो आपको हमने क्या बताना चाहा कि जब हु कभी भी बाई हुम में बदल जाता है तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन वर्ड के ही अर्थ में रहता है, सब्जेक्ट के अर्थ में फिर नहीं रह जाता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए दिया है कि हु इज ए कॉलिंग यू, आपको कौन बुला रहा है? मान लो छोटा सा क्वेश्चन है, तो आप देख रहे हैं कि एक्टिव वॉइस में है। अब इसका हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो करेंगे क्या? हु को सब्जेक्ट होने के नाते बाई हुम में बदल देंगे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट सदैव ऑब्जेक्टिव केस में होता है, सब्जेक्ट सदैव ऑब्जेक्टिव केस में होता है। अच्छा, रही बात इसकी तरह अगर भेजते हैं तो वह वहाँ जाता नहीं, क्योंकि मैं कह रहा कि मैं क्वेश्चन वर्ड हूँ, है ना। तो इसमें दो गुण पाए जाते हैं, इसलिए याद रखना क्वेश्चन वर्ड होने के नाते अपनी जगह पर रहेगा और सब्जेक्ट होने के भाव में वो क्या हो जाएगा? बाई हुम में बदल जाएगा, ठीक है। और जैसे बदल गया वैसे ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब वाक्य से हम ऑब्जेक्ट लाएंगे, वाक्य से ऑब्जेक्ट लाते हैं तो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं कि यू है, ध्यान देना यू है तो यू के अनुसार क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो इस तरीके से बाई हुम आर यू। अब इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे लिखना शुरू करते हैं बी भागते हुए आता है, भैया ये ING फॉर्म में था, याद रखना। अच्छा, तब याद है, अरे बाप रे अभी तो गलती हो जाती है ना।
तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। इसके बाद अगर कोई शब्द यहाँ बचा रहता है तो लिख लेते, नहीं बचा है तो नहीं लिखेंगे। अब ये मत सोचना कि यहाँ पर हम लोग बाई होम कर दें, ठीक है। इस तरीके से आपने ये हो अगर आता है तो किस तरीके से करना हमने आपको बताया, ठीक है। चलो, तो आज हमने जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ा और हमें उम्मीद है, आशा है कि आपने भी बेहतर पढ़ने का प्रयास किया होगा और इसके पूरे एक एक कंसेप्ट को क्लियर किया होगा। तो इस तरीके से हमने पढ़ाने का भी बहुत प्रयास किया, आपने पढ़ने का भी बहुत अच्छा प्रयास किया। वीडियो पर आप बने रहें अंत तक, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि हमारा वीडियो, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।